हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो एसएसबी पीजीटी एजुकेशन के सिलेबस में कंपैरेटिव एजुकेशन का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले एक बेसिक्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन और दूसरा है फेजेस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूं। अभी हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक पे, यानी मेथड्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। सो बेसिक्स में हमने बात की थी कंपैरेटिव एजुकेशन होती क्या है, क्या पर्पस, नीड, मीनिंग, वो सब चीजें। फेजेस में हमने एक तरीके से बात की थी कि कंपैरेटिव एजुकेशन एक नए डिसिप्लिन की तरह कैसे ओरिजिनेट हुआ, क्या स्टोरीज हैं उसके पीछे, उन सबको डिस्कस किया था। अभी हम बात करेंगे कि कंपैरेटिव एजुकेशन करने के मेथड्स क्या हैं, ठीक है। सो वो तरीकों की बात करनी है हमें कि किस किस तरीके से हम जो है कंपेयर कर सकते हैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम को। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री में इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दें, और अगर सही है, इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। सो मेथड्स की जब हम बात करेंगे तो बहुत सारे मेथड्स आ सकते हैं। उनमें से जो नोटवर्दी मेथड्स हैं जो आपको बुक्स में मिल जाएंगे वो है जी क्वांटिटेटिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड, सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, एनालिटिकल और मेथड ऑफ सिंथेसिस। कुछ भी चीज इसमें रटने की है नहीं, सिर्फ सुन लीजिएगा और इन मेथड्स के नाम लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ताकि आपको ये हो जाए कि आपने ये टॉपिक कवर किया है। ओके, तो ये हमें ये तरीके हैं हमारे कंपेयर करने के किसी भी दो एजुकेशन सिस्टम को। अगर मैं क्वांटिटेटिव मेथड की बात करूं तो क्वांटिटी मतलब स्टैट, किसी भी चीज से रिलेटेड हम डायरेक्ट स्टैट इकट्ठा कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हैं वो हम यहाँ पे अपना रहे हैं। क्या करने के लिए? क्वांटिटी का मतलब ही मेजर हो गया ना, जिनको हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, उन मेथड्स के लिए। सो इसमें नेसेसरी हो जाता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल, क्या जानने के लिए? किसी भी एजुकेशन सिस्टम की प्रोग्रेस या उसका डिक्लाइन जानने के लिए। तो क्वांटिटेटिव जहां पर भी आ जाए, मतलब आप क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, स्टैट पे, मेजरमेंट पे फोकस कर रहे हैं, सो वो चीजें यहां पर रहेंगी। इस मेथड में हम वेरियस टाइप ऑफ एजुकेशनल डाटा जो है किसी भी कंट्री का, वो कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ यही बता रखा था, कंपैरेटिव एजुकेशन जो स्टडी है उसमें हम सिमिलैरिटीज जो है वो किसी एजुकेशन सिस्टम में देखते हैं, या उसमें क्या फैक्टर्स इनहेरिटेड हैं ऑलरेडी किसी एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। सो क्वांटिटेटिव का मतलब आप यही समझिए कि आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ एजुकेशन, कितने स्टूडेंट्स हैं किसी दो अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है। एक्सपेंडिचर, उन पे कितना खर्चा हो रहा है, दोनों जगह पे हम पता कर रहे हैं। परसेंटेज कितनी है उनकी पास और फेल की अलग अलग स्टेजेस पे। टीचर की सैलरी क्या है, कई बार हम ये भी तुलना करते हैं ना कि फलाने देश में तो इतनी सैलरी है टीचर्स की, इतनी तो किसी की भी नहीं होती, या हाईएस्ट सैलरी उसी प्रोफेशन को दी जाती है, ठीक है। सो वो कंपैरिजन हो सकता है। तो वो क्वांटिटेटिव मेथड है, डायरेक्ट हमें चीजें यहां पे मिल जाएंगी, स्टैटिस्टिकल डाटा हमें मिल जाएगा। तो किसी भी देश की प्रोग्रेस या उसके डिक्लाइन को एनालाइज करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, वो क्वांटिटेटिव मेथड कहलाएगा, ठीक है। दूसरा रहेगा डिस्क्रिप्टिव मेथड, जिसमें हम सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि भाई यूएस में ये स्ट्रक्चर है, ये चीजें हैं, इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है, और इंडिया में इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है। तो वो क्या है, वो हमने डिस्क्राइब कर दिया उसमें एजुकेशन सिस्टम। कंपेयर तो हमने किया है, बट वो कंपैरेटिव एजुकेशन कैसे हुई है? डिस्क्रिप्टिव मेथड से हुई है। इस मेथड का इस्तेमाल 19th सेंचुरी में ज्यादा किया जाता था, जहां पे मेन पर्पस क्या था कि जो भी दूसरे देशों के गुड पॉइंट्स हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट करें। जो मैंने आपको बताया था 18 to 1900 तक की जो जर्नी थी, उसमें हमने यही तो बात की थी, बोरोइंग जो है, सिलेक्टिव बोरोइंग की बात की थी हमने। एजुकेशन के जो मेथड्स है या एजुकेशन में क्या क्या अच्छी चीजें किसी दूसरे देश में हो रही है, हम भी वो अडॉप्ट कर लें। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव मेथड का इस्तेमाल वहां पर होता था जहां पे हम क्या करते थे, एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है एजुकेशनल अफेयर्स से रिलेटेड देते थे दूसरे कंट्री की। ओके, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव अकाउंट बहुत सारी अलग अलग जगह का, ओके, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज का। उसी में एक नाम हम याद रखना जरूरी हो जाता है, जॉन ग्रिस्कॉम ऑफ यूएसए। उनको मेंशन करना जरूरी है क्योंकि 1918 और 1919 में उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड एंड इटली यहां पर विजिट किया। ये एक साल वहां रहे,
हर जगह पे अलग अलग विजिट किया ना, सो इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था अ ईयर इन यूरोप। तो वो यूरोप में उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड किया, वहां के एजुकेशन सिस्टम को जाना और फिर उसको डिस्क्राइब कर दिया। ओके, और ऑब्वियस सी बात है, कोई इनकी बुक अगर पढ़ेगा तो वो डिस्क्रिप्शन तभी समझ पाएगा बेटर तरीके से जब उसको एक अच्छी खासी नॉलेज है अलग अलग कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम की। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव मेथड में हमें ये समझ आता है कि जो डिस्क्रिप्टिव मेथड ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन है वो एजुकेशनिस्ट ज्यादा एडवोकेट या प्रमोट करते हैं और पॉपुलराइज करते हैं जो कि स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो वो ये डिस्क्रिप्टिव मेथड पे फोकस करते हैं कि वो मतलब होल टोटल बिल्कुल कंपैरिजन देखना चाह रहे हैं हर एक रूप में। ओके, सो ये डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया। सोशियोलॉजिकल मेथड, सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी से रिलेटेड चीजें, तो सोशियोलॉजिकल मेथड में हम सोशल कॉन्टेक्स्ट के द्वारा मतलब सोशल कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए हम एजुकेशनल प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं। ओके, ये इस बिलीफ के साथ किया जाता है कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम जो है किसी भी कंट्री का वो कंडीशनड होता है वहां के सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस सिचुएशन से। सो वो सर्कमस्टेंशियल होता है, जो मैंने आपको भी बताई थी। आप हिस्टोरिकल वर्ड भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। सो आपका हिस्ट्री क्या रही है, आपकी सोशल लेवल पे क्या चीजें आपके देश में हो रही है, आपका कल्चरल एस्पेक्ट क्या है, वो सारी चीजें अफेक्ट करेंगी आपके एजुकेशन को और करिकुलम को। ये चीजें हम रूसो में, जॉन ड्यूई में सब में पढ़ चुके हैं कि सोसाइटी का एक इम्पैक्ट रहता है एजुकेशन पे और स्कूल पे। ओके, सो वही इम्पैक्ट हम देखना चाह रहे हैं। जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं किसी कंट्री की हैव देयर ओरिजिन इन सम सोशल प्रॉब्लम, तो वहां पे मतलब एजुकेशनल प्रॉब्लम वो तभी निकल के आई क्योंकि वो सोसाइटी के लेवल में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी और एजुकेशन और सोसाइटी में एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक सोशल कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए तो वो मेथड हो जाएगा सोशियोलॉजिकल मेथड, जिसमें हम कंपैरेटिव एजुकेशन को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ पास्ट में क्या चीजें हुई हैं उनके ऊपर फोकस नहीं करता, बल्कि जो प्रेजेंट में सोशल या कल्चरल एस्पेक्ट हो रहे हैं, मतलब या फिर ये सोशल कल्चरल एस्पेक्ट फर्दर आगे जाके किसी प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, किसी प्रॉब्लम का कारण बन सकते हैं, वो भी हम इसमें स्टडी करते हैं। तो ये मानना गलत होगा कि आप सिर्फ पास्ट को देखते हुए आप सिर्फ स्टडी कर रहे हैं। कोई चीज अगर सोसाइटी के लेवल पे प्रेजेंट में कोई चीज हो रही है तो उसका हम सोशल या कल्चरल एस्पेक्ट अगर देखें और फिर उसको स्टडी करें कि शायद ये चीज जो है आगे जाके ये वाली प्रॉब्लम एजुकेशन में क्रिएट कर सकती है। ओके, सो इट मे बी मेंशन दैट एजुकेशनल सिस्टम ऑफ अ कंट्री बिकम यूजलेस। ठीक है, सो ये मेंशन करना जरूरी है कि वो यूजलेस हो जाएगा अगर हम सोशल सिचुएशन ऑफ द कंट्री या लोगों की एस्पिरेशन उसको पैरेलल रूप से साथ साथ नहीं लेके चलेंगे। अगर ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं तब चीजें सॉर्ट आउट जल्दी हो जाएंगी। सो सोसाइटी और जो आपका एजुकेशन सिस्टम है दे आर टोटली कनेक्टेड। तो ये हो गया सोशियोलॉजिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड में क्या रहेगा, जिसमें हम हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हुई हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, दिस मेथड रिवील्स द बेसिस इन विच द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड, क्योंकि पहले क्या चीजें हुई थी उस हिसाब से ही तो आपका एजुकेशन सिस्टम बना है ना। तो इसमें हिस्टोरिकल मेथड पे हम फोकस करेंगे, लेकिन ये गलत होगा सोचना कि आप जो है वो मतलब वी एम्प्लॉय आएगा, ये वी एम्प्लॉय द हिस्टोरिकल मेथड ओनली टू नो द पास्ट। तो ये पास्ट के ही नहीं बल्कि हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि हम प्रेजेंट को कैसे बेटर कर सकते हैं और फ्यूचर को कैसे बेटर कर सकते हैं। वो हिंट्स जो हैं वो हमें कहीं ना कहीं पास्ट में मिलेंगे, इसलिए हमें पास्ट को भी जानना है। सिर्फ पास्ट को नहीं जानना है, पास्ट को भी जानना है। ठीक है, तो ये जरूरी है क्योंकि जो पहले चीजें हुई हैं वो चाहे अनडिजायरेबल हो डिजायरेबल हो, वो अभी प्रेजेंट को और अभी वाली चीजें फर्दर फ्यूचर को अफेक्ट करेंगी। ठीक है, डिफिकल्टी क्या देखने को मिलती है, जो हिस्टोरियंस हैं जो कंपेयर करते हैं चीजों को, दे आर नॉट इम्पार्शियल इन देयर अकाउंट, यानी जो वो चीजें करते हैं वो कंपैरेटिवली बायस्ड होती हैं, वो निष्पक्ष जो है चीजें सामने नहीं रखते। क्योंकि मान लो उन्होंने अपने देश के बारे में कोई स्टडी की तो वो जब दूसरे देश की स्टडी करते हैं तो वो कई बार उनके प्रिजुडिसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि हम मतलब वो होता है ना कि आप अपनी बड़ाई तो कर ही रहे हैं, दूसरे की बुराई कर रहे हैं, दूसरे की प्रिजुडिसेस को निकाल के ला रहे हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे कई बार ट्रुथ जो है वो पता नहीं चल पाता हमें। ये एक छोटा सा क्या हो जाता है, इसका क्रिटिसिज्म हो जाता है या इसका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। कॉन्सिक्वेंटली हिस्टोरिकल मेथड से हम एग्जैक्टली जब ट्रुथ का ही पता नहीं चला तो हम राइट कंक्लूजन पे कैसे पहुंचेंगे। एंड थर्ड जो है
हिस्टोरिकल मेथड की डिफिकल्टी कि पास्ट जो है वो अनड्यूली एम्फेसाइज किया जाता है, कॉन्सिक्वेंटली जो स्टडी है कंपैरेटिव एजुकेशन की वो सिर्फ पास्ट पे फोकस करने की वजह से एक अनबैलेंस जो है वो आपको उसमें देखने को मिलेगा। सो हिस्टोरिकल मेथड में हम यूजुअली हिस्टोरिकल चीजें देखते हैं, कंपेयर करते हैं, हिस्ट्री कंपेयर करते हैं और उसके बेसिस पे हम आगे फर्दर अपने रिसर्च पेपर या काम करते हैं, तो वो कंपैरेटिव एजुकेशन रहेगी जिसके मेथड क्या है, हिस्टोरिकल मेथड। देन है जी एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड की अगर हम बात करेंगे, वी हैव टू यूज एनालिसिस। जब भी हम कंपैरेटिव स्टडी की बात करेंगे हमें चीजें एनालाइज करनी पड़ेंगी और वो एनालिसिस के लिए हम 4 फैक्टर्स जो हैं वो नेसेसरी है हमें पता होना। पहला है एजुकेशनल डाटा को कलेक्ट करना। डेफिनेटली आप चाहे डिस्क्रिप्टिव से मेथड से कलेक्ट करें चाहे स्टैटिस्टिकल मेथड से कलेक्ट करें, तो एनालिटिकल मेथड के लिए आपको सबसे पहले डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा। देन आप उसको इंटरप्रेट करेंगे वहां के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल डाटा को, क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं। जब जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं उनके लिए आप एक स्टैंडर्ड जो है वो बना के चलेंगे, जो आपकी किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं कि ये सिमिलर है और ये डिफरेंट है, आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, आपका स्टैंडर्ड क्या है, तो वो स्टैंडर्ड यहाँ पे रहेगा। इट इज द बिजनेस ऑफ एनालिटिकल मेथड टू फॉर्मुलेट दीज स्टैंडर्ड्स। तो वो स्टैंडर्ड हमें बना के चलने पड़ेंगे। जैसे पॉलिटिकल फिलोसफी एक स्टैंडर्ड बना दिया मैंने और मैं उसको बेसिस लेते हुए कंपेयर कर रही हूँ, या एम ऑफ एजुकेशन में दोनों देशों के कंपेयर कर रही हूँ, तो ये क्या हो गई, ये स्टैंडर्ड हो गई। ठीक है, तो ये कंपैरिजन के लिए कुछ एक स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं और स्टैंडर्ड्स जब हमने डिसाइड कर लिए उसके बाद हम चीजों को, क्योंकि डाटा भी कलेक्ट हो गया है, तो इंटरप्रेट करेंगे और एक कंक्लूजन पर जाके हम पहुंचेंगे। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो जब हम कंपैरेटिव एजुकेशन की स्टडी करते हैं तो जब एनालिटिकल मेथड देखते हैं तो उसकी वजह से सिंथेटिकल मेथड जो है वो आ जाता है। मतलब वो होता है ना, एनालिटिकल मेथड जो है वो एक प्रोन है इनहेरेंट सिमिलैरिटी से, बट हम क्या करेंगे, इससे बेटर मेथड जो कि है मेथड ऑफ सिंथेसिस उसको लेके आते हैं। और मेथड ऑफ सिंथेसिस में हमें, एनालिटिकल में हम एनालाइज कर रहे हैं, मेथड ऑफ सिंथेसिस में हमारा मेजर पॉइंट किस पे है, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे है। हम क्योंकि ऑब्वियसली जब 2 देशों का डाटा कंपेयर कर रहे हैं हम, या हम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को कंसीडर कर रहे हैं, सो वो मेथड क्या होगा, मेथड ऑफ सिंथेसिस। ये सिंथेसिस का, ये जो मेथड ऑफ सिंथेसिस है ये एम्फसाइज करता है ये इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो बस इतना सा ध्यान रखिए कि मेथड ऑफ, जैसे हिस्टोरिकल मेथड कंपैरेटिवली हिस्ट्री पे फोकस करता है, सोशियोलॉजिकल सोसाइटी से रिलेटेड चीजों पे फोकस करता है और फिर कंपैरिजन करता है, ऐसे ही मेथड ऑफ सिंथेसिस इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करता है। ओके, इस मेथड में जो प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन की वो स्टडी की जाती हैं इंटरनेशनल प्लेन पे, यानी इंटरनेशनल लेवल पे। एडमंड किंग, ये हमने पढ़े थे फेजेस में भी, इनका नाम पढ़ा था, उन्होंने अपने एक बुक में वर्ल्ड पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, वहां पर उन्होंने इस मेथड को जो है वो सपोर्ट किया है, एडवोकेट किया है। सो ये आप ध्यान रख सकते हैं। एक ही और एक बीच में पॉइंट बताया था, तो 2 ही फैक्चुअल पॉइंट यहां पर आते हैं इसमें। बाकी आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए, नाम से ही आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, सो आई होप आपको मेथड्स जो हैं कंपैरेटिव एजुकेशन के वो समझ आए होंगे। समझ नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गए हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझे भी फीडबैक मिल जाता है जब आप कमेंट करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning and be consistent in your efforts.